हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के अंतर्गत आज हम बातचीत करेंगे वीर गाथा काव्य के ऊपर। इससे पहले हमने आदिकाल की सामाजिक स्थिति, सिद्ध कवि, नाथ कवि और जैन कवियों पर विचार कर लिया है। उम्मीद है कि आप सभी ने उन वीडियोज को देख लिया होगा और एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका धीरे धीरे निर्मित हो रहा होगा कि आदिकाल को कैसे पढ़ना है और उसमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है। और जिस विषय पर आज मैं बातचीत करने जा रहा हूँ, एक तरह से आदिकाल का प्राण तत्व कहा जा सकता है, क्योंकि वीरगाथात्मक प्रवृत्तियों के आधार पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे वीरगाथा काल कहा था। और आज के लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि कुल कितने ग्रंथों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा और उन ग्रंथों के रचनाकार कौन से हैं, उनकी प्रामाणिकता को लेकर क्या क्या विचार रहा है, कितने ग्रंथ प्रामाणिक हैं, कितने ग्रंथ उपलब्ध हैं और उनकी विषय वस्तु क्या क्या है और परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है। उन सभी की पॉइंट्स को इस लेक्चर के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, ताकि आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें आपको एक दृष्टि मिले, जिससे कि आप तैयारी कर सकें। तो चलते हैं, सीधे हम बात करते हैं लेक्चर पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को वीरगाथा काल कहा है। आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कुल 4 प्रकरणों में बांटा है, जिसमें कि तीसरे प्रकरण को उन्होंने वीरगाथा काल कहा है। बदलते हुए पैटर्न पे हो सकता है कि ये प्रश्न पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल किस प्रकरण को कहा है, तो ध्यान में रखिए इस चीज को। आगे बात करें तो आचार्य शुक्ल के अनुसार इस नामकरण का आधार यह है कि इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीरगाथात्मक है। शुक्ल जी ने इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वे इस प्रकार हैं। तो अब यहाँ पर फैक्ट्स ध्यान में रखने की जरूरत है कि वीरगाथात्मक प्रवृत्तियों की पहचान आचार्य शुक्ल ने कुल 12 ग्रंथों के आधार पर की है। कई बार ये फैक्चुअल रूप में प्रश्न आ जाता है कि कुल कितने ग्रंथों पर उन्होंने विचार किया था या फिर उसके आधार पर वीरगाथा काल कहा था। तो कुल इसकी संख्या 12 है और कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है। अब वो 12 रचनाएं कौन कौन सी हैं, मैं रचनाओं का नाम लूंगा और तुरंत आप तैयारी कर ही रहे हैं तो उसके रचनाकार का नाम आपके दिमाग में आसानी से छप जाना चाहिए, ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और कॉन्फिडेंस है वो दोनों एक साथ विकसित हो। विजयपाल रासो, आपके दिमाग में तुरंत इसके रचनाकार का नाम आना चाहिए। हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। तो ये कुल 12 ग्रंथ हैं जिसके आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस कालखंड को वीरगाथा काल कहा था। और इसमें आप देखेंगे ज़्यादातर रासो काव्यों की संख्या है और विद्यापति और अमीर खुसरो को इसमें जोड़ा गया है। अब कई बच्चे कमेंट्स करते हैं कि रचनाएं और रचनाकार उनको याद नहीं होते हैं, तो इसको आप 1 या 2 बार लिख कर याद करने की कोशिश करें और एक व्यवस्थित रूप से नोट्स बनाते जाएं, तो निश्चित तौर पर ये याद हो जाएगा। और बाकी हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इसको आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा दिल लगाइए, आप जिससे प्रेम करते हैं थोड़ा सा वो वक्त लेता है लेकिन बाद में मान जाता है। आज 14 फरवरी भी है, तो आगे पढ़ते हैं। इनमें से विद्यापति की रचनाएं 14वीं-15वीं शताब्दी यानी कि कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और नरपति नाल द्वारा रचित विशल देव रासो प्रामाणिक रूप में उपलब्ध हैं। देखा जाए तो जिन 12 ग्रंथों की चर्चा की गई कि उसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था, उसमें से सभी रचनाएं मौजूद नहीं हैं और उनमें से ज़्यादा रचनाओं की प्रामाणिकता को लेकर सवाल है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है पृथ्वीराज रासो, उसकी प्रामाणिकता को लेकर तो बड़ा संदेह है। और यही आगे चलकर आपको यूजी पीजी के एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाता है
कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर टिप्पणी लिखिए या फिर पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को सिद्ध कीजिए। तो हम तमाम आलोचकों के हवाले से उन प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 12 ग्रंथों को तो उन्होंने चुना, लेकिन उसमें से कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और विशल देवरासो यानी कि कुल 4 रचनाएं प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है। अब ये बदलते हुए पैटर्न में एक नया तथ्य आपको सामने दिख रहा है कि मौजूद तो थे 12 ग्रंथ, लेकिन मिलते हैं प्रामाणिक रूप से 4 ग्रंथ। तो इसको आप ध्यान में रखिए। आगे बात करें तो कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है प्रामाणिक रूप से उपलब्ध तो है लेकिन प्रकाशित नहीं हुई है। विशल देवरासो का पाठ माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित प्रकाशित है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि विशल देवरासो का संपादन किसने किया है, तो माता प्रसाद गुप्त ने, जबकि इसके जो रचनाकार हैं, कवि हैं, उनका नाम यहाँ पर ध्यान में रखिए, नरपति नाल। तो इन दोनों चीज़ों को आप अलग अलग करके रखिए। लिखने के लिए विशल देवरासो को नरपति नाल ने लिखा, लेकिन क्योंकि आदिकालीन रचनाएं हैं तो उस समय प्रेस इत्यादि नहीं था कि तुरंत छप जाएंगी, तो उसका संपादन करना पड़ा। और संपादन कौन की? ये जो माता प्रसाद गुप्त लिखा है, ये सब रिसर्च स्कॉलर थे एक समय में। इन्होंने हिंदी को विकसित करने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए और उसकी पाठ्य पुस्तकों की संख्या बढ़ाने के लिए तमाम काम इन्होंने किए, जिसमें कि पीताम्बर दत्त बर्तवाल और माता प्रसाद गुप्त का नाम गर्व से लिया जा सकता है। तो विशल देवरासो का संपादन किया है, यानी कि जो इनको चयनित पाठ लगे तार्किक रूप से, उनको एक जगह कलेक्ट किया। अभी भी आप संपादित किताबों को पढ़ते होंगे तो मेरी बात एकदम से आपको समझ में आ रही होगी। कुछ लोग इसे 13वीं शती की रचना मानते हैं तो कुछ लोग 16वीं 17वीं शती की। अब यहाँ पर विवाद यह है कि विशल देवरासो उपलब्ध तो है, लेकिन इसके रचना काल को लेकर आलोचकों में मतभेद है। कुछ इसको 13वीं शती का मानते हैं और कुछ इसको 16वीं 17वीं के आसपास में मानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 13वीं मानेंगे तो सीधे सीधे आदिकाल की रचना सिद्ध हो रही है, और अगर 16वीं 17वीं मानेंगे तो ये भक्ति काल के सीमा में पहुंच जा रही है। आगे बात करते हैं अगली रचना परमाल रासो के बारे में। परमाल रासो जगनिक द्वारा लिखी गई रचना है। इसको आल्हा के रूप में ही पहचाना जाता है। आल्हा लोक गान है, अतः यह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। जगनिक परमाल रासो लगातार परीक्षाओं में आता रहा है कि आल्हा खंड किसे कहा जाता है, ठीक है। और इसके रचयिता कौन है? आल्हा बुंदेलखंड का एक उत्तर प्रदेश में एक इलाका है बुंदेलखंड, वहाँ का लोक गान है। ध्यान में रखिए, लोक गान है। जैसे मैंने लाइव टेस्ट के दौरान बताया था कि भिखारी ठाकुर ने विदेशिया नाम का एक लोक नाटक लिखा था, लेकिन यहाँ पर आल्हा एक लोक गान है और बुंदेलखंड के इलाके में ज़्यादातर ये गाया जाता है, नटों द्वारा गाया जाता है। क्योंकि मुझे याद है कि जब आल्हा मैं सुना था तो मेरे गांव में एक नट जाति होती है, वो इसको ढोलक बजाकर गाया करते थे और काफ़ी वीर गाथा के रूप में हमें सुनाया जाता था और सब लोग एकदम शांत होकर इस आल्हे को सुनते थे। कई बार सवाल आता है कि आल्हा की शुरुआत किस महीने से होती, किस समय गाया जाता है, तो आप जानते हैं कि ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं जगनिक संभवतः परमाल और पृथ्वीराज के समकालीन 12वीं शती के थे, क्योंकि आदिकालीन रचनाओं के रचनाकारों और रचनाओं की प्रामाणिकता को लेकर, उनकी समय सीमा को लेकर बहुत ही विवाद है। तो ये माना जाता है कि जगनिक परमाल रासो, क्योंकि इन्होंने परमाल रासो लिखा है तो परमाल के समय में रहे होंगे, और पृथ्वीराज के समकालीन माना जा सकता है। जितना प्रसिद्ध पृथ्वीराज रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान, उतना प्रसिद्ध परमाल तो नहीं थे। फिर भी हो सकता है कि इन दोनों का इलाका जो अलग अलग हो, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि भूमि और नारी आदिकाल के केंद्रीय विषय वस्तु थे। राजाओं का उद्देश्य था कि वो अपना साम्राज्य विस्तार करें, एक राजा को दूसरे राजा को हराएं उसमें, और उसी को अपना देश मानते थे। आदिकाल में जो राष्ट्रीयता है वो संकुचित थी, छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ था, उसी को ये लोग अपना देश मानते थे, जबकि आज की स्थिति बदल गई है। आज आगे बात करें तो विजयपाल रासो के रचयिता का नाम नल सिंह है। हमने जब 12 ग्रंथों की चर्चा की थी
तो कहा था कि आपके दिमाग में जैसे ही मैं रचनाओं का नाम लूँ तो रचनाकारों का नाम छप जाना चाहिए, क्योंकि 50% काम मैं करूं और 50% काम आप करेंगे तो मिल के एक हो जाएगा और हमारा लक्ष्य है कि हम अपने मिशन में सक्सेस हों, सफलता पाएँ, नौकरी पाएँ और अपना काम करें। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर धीरे-धीरे अब रचनाकारों का नाम भी आपको दिखाई पड़ रहा है। पहले विशलदेव रासो के बारे में हमने बताया, फिर परमाल रासो के बारे में, अब बात आ गई है विजयपाल रासो के बारे में, जिसके रचयिता है नल सिंह। तो नरपति नाल और नल, इन दोनों को कंफर्म करके रखिए कि कौन किसकी रचना है। कई बार परीक्षाओं में आप पूरी तैयारी कर जाते हैं, फिर भी ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है। एक बार परीक्षा में कन्फ्यूजन हुआ तो फिर कई प्रश्नों को प्रभावित कर देता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखिए, लिख कर याद कीजिए। विजयपाल रासो में जो लड़ाई विजयपाल ने पंग राजा से की थी, उसका वर्णन इसमें किया गया है। यानी कि राजा पंग और विजयपाल की लड़ाई को नल सिंह ने प्रस्तुत किया है। आगे बात करते हैं, इस रचना को मिस्र बंधुओं ने इसका रचना काल 14वीं शती माना है। एक नए इसमें आलोचक मिस्र बंधुओं का नाम आ रहा है। मिस्र बंधुओं का जब नाम ले तो तीनों बंधुओं का नाम आप ध्यान में रखिए। इस रचना मतलब कि विजयपाल रासो को उन्होंने 14वीं शती का माना है। भाषा शैली पर विचार करने से यह रचना परवर्ती लगती है। यानी इसकी भाषा शैली पर बात करेंगे तो ये रचना 14वीं शती के बाद की लगती है। और आगे बात करें तो हमीर रासो, जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक चंद्रिका उपलब्ध नहीं है। ये एकदम से कंफर्म हो गया कि 12 रचनाओं में, 12 ग्रंथों में 4 तो प्रामाणिक रूप से उपलब्ध थे, लेकिन यहाँ पर 3 की जो बात की जा रही है कि हमीर रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका उपलब्ध नहीं है। लेकिन इनके रचनाकारों का नाम आप ध्यान में रखिए। आगे हम देखते हैं, अगर रचनाकारों का नाम आता है तो पता चल जाएगा। बाकी आप सेल्फ स्टडी या फिर जब भी हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे तो उसके द्वारा आपको जय चंद्र प्रकाश किसकी रचना है, जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है, हमीर रासो किसकी रचना है, इसका भी पता चल जाएगा। हमीर विषयक एक पद्य प्राकृत पैंगलम में मिलता है। यानी कि जो हमीर रासो लिखा गया है उसका एक पद आपको प्राकृत पैंगलम में मिलता है, जो कि लक्ष्मीधर द्वारा संपादित बुक है, जिसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि वह हमीर रासो का ही है। जो पद प्राकृत पैंगलम में दिखाई पड़ता है, आचार्य शुक्ल का मानना है कि वो हमीर रासो का है। खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय। ये अगली रचना खुमान रासो, इसके रचयिता दलपत विजय है। इसमें 9वीं शताब्दी के खुमान के युद्ध का वर्णन है, लेकिन मेवाड़ के परवर्ती शासकों जैसे महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का भी वर्णन है। इससे प्रकट होता है कि यह रचना 17वीं शती के आसपास की है। यानी कि खुमान रासो का जिक्र आदिकाल में हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए रचना काल के दृष्टिकोण से तो 17वीं शती के आसपास में होती है। तो आपके दिमाग में तुरंत जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है वो आ जाना चाहिए कि ये रचना आखिरकार थी कब, किस समय की। ठीक है, ये सब अनुमान से है, लेकिन इसको आप आदिकालीन ग्रंथ के रूप में ही ज़्यादा जानते हैं। आगे बात करते हैं पृथ्वीराज रासो, जो कि आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है। इस काव्य का रचना काल और मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद है। जैसा कि मैं बता रहा था कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, लेकिन ये अपने रचना काल और मूल रूप इसका बहुत ही विवादित रहा है। इसके रचयिता चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के अंतरंग बताए जाते हैं। यानी कि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई का जन्म एक ही दिन हुआ था और निधन भी इनका एक ही दिन हुआ था, और इतिहास में इस तरह की घटना बहुत कम दिखाई देती है। तो अंतरंग मित्र थे, यानी कि जहाँ भी पृथ्वीराज चौहान जाते थे वहाँ चंदबरदाई जाते थे, और एक दूसरे की मन की बात भी ये जान जाते थे। प्राच्य विद्या के यूरोपीय पंडितों ने इस ग्रंथ से मध्यकालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालने की आशा बांध रखी थी। इसीलिए डॉक्टर बुलर को जब यह पता चला कि रासो की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि सम्मत नहीं है, तो उन्होंने तत्काल इस ग्रंथ को न प्रकाशित करने की सिफारिश की। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि पृथ्वीराज रासो को पढ़ने के बाद जो यूरोपीय विद्वान थे वो मध्यकालीन इतिहास पर कुछ काम करना चाह रहे थे, लेकिन जैसे इसकी प्रामाणिकता को लेकर संदेह हुआ तो इसको तत्काल प्रकाशित न करने का इन्होंने निर्णय लिया। इसकी
इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले विद्वानों में गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और रामचंद्र शुक्ल आदि भी हैं। यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रामाणिकता पर संदेह किया है, इसको प्रामाणिक नहीं माना है। और एक बहुत ही भाई कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि जाली ग्रंथ कहा है इसको। ध्यान में रखिए, रामचंद्र शुक्ल ने इसको जाली ग्रंथ कहा है। आगे बात करें तो बाबू श्याम सुंदर दास और मोहन लाल विष्णु पांड्या ने इसे प्रामाणिक मानने वालों में है। यानी कि रामचंद्र शुक्ल अप्रामाणिक मानते हैं। जब रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास वाली वीडियो देखेंगे मेरी, तो उसमें और भी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस लेक्चर में जानना जरूरी है कि पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रामाणिक नहीं माना है। प्रामाणिक माना कौन कौन है? श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने। तो ध्यान में रखिए श्याम सुंदर दास को। अगली जो 3 इसमें कैटेगरी बन गई थी प्रामाणिकता अप्रामाणिकता को लेकर, लेकिन एक ऐसी कैटेगरी भी है जो कि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक भी मानती है, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। आगे बात करें, महापोध्याय गौरीशंकर ओझा के अनुसार पृथ्वीराज रासो 1600 विक्रम संवत के आसपास लिखा गया है। इसकी ऐतिहासिकता की खोज अब बंद कर दी गई है, अब इस पे ज्यादा काम नहीं हो रहा है। इधर हाल में मुनि जिन विजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह के एक अंश जयचंद प्रबंध के 4 छप्पयों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है, जो वर्तमान रासों में भी मिलते हैं। यानी कि जैसे माता प्रसाद गुप्त, पीताम्बर दत्त बर्थवाल इत्यादि एक रिसर्च स्कॉलर के तौर पर थे, उसी तरह से मुनि जिन विजय ने भी काफी काम किया है। उनके संपादन का नाम है पुरातन प्रबंध संग्रह, ठीक है। और उसमें इन्होंने जयचंद प्रबंध के एक 4 छप्पयों का उल्लेख किया है, जो कि रासों में मिलता है। पुरातन प्रबंध संग्रह का संकलन काल संभवतः 15वीं शती है। इससे तो प्रकट हो गया कि 15वीं शती के पूर्व चंद्र नामक कवि ने पृथ्वीराज पर कोई काव्य लिखा था, जिसके कुछ अंश वर्तमान रासों में है। किंतु रासों का मूल रूप क्या रहा होगा, यह समस्या अभी भी बनी हुई है। तो एक तरीके से पृथ्वीराज रासों के समय को लेकर यहाँ पर विभिन्न विद्वानों का अपना तर्क है, उस पर हमने देखा। आगे बात करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनुमान किया है कि चंद्र ने रासों की रचना शुक शुकी संवाद के रूप में की थी। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट कई बार पूछ लिया जाता है कि सुक सुकी संवाद के रूप में कौन सी रचना की गई है, तो यह पृथ्वीराज रासो। मध्यकालीन प्रबंध काव्य की यह बहुप्रयुक्त रूढ़ी है। सुक सुकी संवाद रासों के जो अंश सुक सुकी संवाद के रूप में मिलते हैं, वे ही मूल रूप हैं। यानी कि सुक सुकी संवाद के रूप में जो भी अंश मिल रहे हैं, वही मूल रूप हैं। मूल रूप को भी लेकर संदेह है अगर पृथ्वीराज रासो की बात करें तो। आगे माता प्रसाद गुप्त ने रासों के 4 पाठों बृहत्तम, बृहत, लघु तथा लघुत्तम में से लघुत्तम पाठ को रासों का मूल रूप बताया है। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद माता प्रसाद गुप्त ने भी रासों के 4 पाठों का जिक्र किया है, जिसमें कि बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा, बृहत उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा। तो जो सबसे छोटा पाठ है उसी को रासों का मूल रूप बताया है। आगे बात करें तो रासों में मध्यकालीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि मध्यकालीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों का प्रयोग पृथ्वीराज रासों में किया है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग मिलता है। पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का काव्य तो है ही, इसमें चरित काव्य, आख्यायिका आदि के भी लक्षण मिलते हैं। तो आपके दिमाग में चरित काव्य और आख्यायिका ये दोनों आ रहा होगा। संस्कृत विषय पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं तुरंत इस चीज को समझेंगे। आख्यायिका एक जो जीवनी का छोटा सा रूप है और चरित काव्य उसका एक बड़ा रूप है, ठीक है। आगे बात करें तो रासों में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है। वीर और श्रृंगार रासों के प्रमुख रस हैं, यद्यपि इसका अंगी रस वीर ही माना जाएगा। परीक्षाओं में अगर आ जाए कि रासों के अंतर्गत कौन कौन से रस पाए जाते हैं, वीर, श्रृंगार, हास, या फिर कोई एक और रस मान लिया जाए करुण, तो आप इसका सही जवाब देंगे वीर रस, ठीक है। और अगर
रहे वीर और श्रृंगार, तो दोनों इसका सही आंसर होगा। रासों में नायिका का नक्शिक वर्णन, सेना के प्रयाण, युद्ध, षड्ऋतुओं आदि का सुंदर वर्णन मिलता है। आगे बात करें तो चंद ने अनेक मन स्थितियों का संश्लिष्ट चित्र खींचने में सिद्ध है। मतलब चंद अनेक मन स्थितियों का संश्लिष्ट चित्र खींचने में सिद्ध हैं, उनको महारत हासिल है। यद्यपि वे विभिन्न छंदों के प्रयोग में कुशल हैं, किंतु छप्पय उनका अपना छंद है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से है कि जो चंद का सबसे प्रिय छंद है वो है छप्पय। छप्पय जब आप छंद का एक वीडियो लेक्चर मेरा देखेंगे तो और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। छंद पे काफ़ी अच्छा वीडियो मैंने बनाया था मेहनत करके, एक बार समय निकाल कर जरूर देखिए। तमाम, चाहे वो मात्रिक छंद हो चाहे वार्णिक छंद हो, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। उसमें से छप्पय, जिसमें 6 चरण पाए जाते हैं, उसे छप्पय कहा जाता है। बाकी जैसे आप देखेंगे चौपाई इत्यादि में 4 चरण होते हैं, यहाँ पर 6 चरण है। रासों के एक खंड कैमासबद्ध का छप्पय इस प्रकार का है। जब आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत रूप से कविताओं को दिया गया है, लेकिन मेरा उद्देश्य था कि आप ध्यान में रखिए कि कैमासबद्ध जो कि रासों का एक अंश है और छप्पय इसका एक महत्वपूर्ण छंद है। इसके अलावा जब आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें रेवा तट नाम का एक अंश दिया गया है, तो इन दोनों को ध्यान में रखिए। कैमासबद्ध और रेवा तट पृथ्वीराज रासों से संबंधित है। आगे बात करें विशल देव रासो। विशल देव रासो के रचयिता का नाम नरपति नाल है। पाठ के अनुसार ग्रंथ की रचना संवत 1212 अर्थात 1155 ईस्वी में हुई थी। तो देखिए ये थोड़ा सा कंफर्म डेटा आपको दिख रहा है कि विशल देव रासो के रचयिता नरपति नाल हैं और इसकी रचना 1155 ईस्वी में मानी जाती है। इसको ध्यान में रखिए, या तो संवत में 1212 ईस्वी। किंतु मोतीलाल मेनारिया के अनुसार इसकी रचना 16वीं शताब्दी में हुई होगी। जैसे पीताम्बर दत्त वर्तवाल, माता प्रसाद गुप्त, मुनिजन विजय, उसी तरह से मोतीलाल मेनारिया जिन्होंने कि राजस्थान के साहित्य पर काफ़ी काम किया है, वो भी बीच में अपना तर्क दे रहे हैं कि अगर देखा जाए रचना काल के दृष्टिकोण से तो विशल देव रासो 16वीं शताब्दी का होगा। विशल देव रासो में शाकंभरी नरेश, विशल देव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि विशल देव रासो में आखिरकार उसकी विषय वस्तु क्या है। तो विषय वस्तु है कि शाकंभरी नरेश, विशल देव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन किया गया है। यानी कि तीनों स्थितियों का प्रेम हुआ, फिर विवाह हुआ, फिर अलगाव हुआ, फिर दोबारा आकर मिल गए। इस तरीके से ये क्या है, सुखद ग्रंथ के रूप में आएगा, क्योंकि ट्रेजेडी इसमें नहीं है। बात करें तो यह प्रधानतः श्रृंगारिक काव्य है। जिस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं वो है वीरगाथा काव्य, लेकिन विशल देव रासो मूल रूप से श्रृंगारिक काव्य। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए कि विशल देव रासो में मुख्य रूप से अंगी रस कौन सा है, तो वो है श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगारिक काव्य है विशल देव रासो। विशल देव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 12 मासा का वर्णन सबसे पहले कहाँ पर मिलता है, तो वो है विशल देव रासो में। और आगे चलकर आप जब पद्मावत पढ़ेंगे तो उसमें पूरा आपको दिखाई पड़ेगा 12 मासा वर्णन। आगे बात करते हैं तो इस तरीके से हमने पूरे वीरगाथा काव्य पर बातचीत कर लिया। उसमें 12 ग्रंथों के जो खास ग्रंथ थे उस पर हमने बात किया, उसके रचनाकार के बारे में, उसके विषय वस्तु के बारे में और ये किस प्रकरण में है। तो एक मोटा मोटी आपके दिमाग में खाका बन गया होगा वीरगाथा काव्य को लेकर। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में भी आ गया होगा और कमेंट्स कर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।